morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter that is heat. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस कर लिया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज मैंने आपको बताई थी 37 से 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है. ठीक है, ये रेंज मैंने आपको बताई थी. तो क्यों हम इसकी ये रेंज लेते हैं? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको मेनली किस में यूज़ किया जाता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 35 से 42 डिग्री के बीच में ही वैरी करता है. यानी कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ना तो 35 से नीचे जाता ना 42 से ऊपर जाता. तो जब ना 35 से नीचे जाता ना 42 से ऊपर जाता तो इसी रेंज में हमारा टेम्परेचर रहता है बॉडी का. इसलिए हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये रेंज चूज़ की है. ठीक है, तो मैंने ये लिखा हुआ है एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री. जो हमारे बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो. ना तो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता ना वो 42 डिग्री से ऊपर जाता. इसलिए हम उसकी ये रेंज चूज़ करते हैं. समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है कि हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर के साथ क्या क्या नहीं करने चाहिए, क्या क्या डोंट्स हैं इसके. ठीक है, मान लो आपको एक आइडिया आया, शैतानी सा आइडिया आया कि चलो क्लिनिकल थर्मामीटर ले लिया हाथ में, चलो मैं ना दूध का जो मिल्क है, जो बॉइल्ड मिल्क है उसका टेम्परेचर चेक करता हूँ कि उसका टेम्परेचर क्या हो गया. चले गए आप गैस के पास वो मिल्क का टेम्परेचर चेक करने. ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर से लगाया. अब जैसे ही लगाया वो पूरा का पूरा थर्मामीटर फट गया. उसमें से जितनी भी मरकरी थी सारी की सारी बाहर आके गिर गई. अब वो दूध भी ख़राब हो गया क्योंकि दूध में आके गिर गई मरकरी, है ना. तो वो दूध भी ख़राब हो गया और आपको क्या पड़ेगी? मम्मी से डांट पड़ेगी. तो ऐसा क्यों होता है कि वो टूट क्यों जाती है? हम किसी और ऑब्जेक्ट का मेज़र क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो थर्मोमीटर है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जो बॉइल्ड मिल्क है उसका टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है 42 से तो ज़्यादा होगा. मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ. बॉइल्ड दूध, उबलता हुआ दूध की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, अगर हमारा जो मिल्क है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 42 से ज़्यादा है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर से चेक कर रहे हो, क्लिनिकल थर्मोमीटर उसमें लगा रहे हो, तो क्या होगा? मरकरी बल्ब से तो निकलेगी, राइज तो करेगी, एक्सपेंड तो वो करेगी. अब 42 तक पहुँच. अब उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री है. अब वो 100 डिग्री तक कैसे जाए? उसके पास आगे बढ़ने के लिए, एक्सपेंड होने के लिए स्पेस नहीं है. तो वो क्या होगी? उस ग्लास की ट्यूब से बाहर निकल जाएगी, फट जाएगी. ठीक है, इसलिए हमें जो है क्लिनिकल थर्मामीटर को अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ नहीं करना है. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू डिज़ाइन द मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. ये हमारी ही बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए बनाया गया है. डू नॉट यूज़ इट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर. एग्जाम्पल यहाँ दिया है बॉइल वाटर का. ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फिक्स होता है ये. ठीक है, अगर हम इसमें बॉइलिंग वाटर जो है अगर हम इसमें थर्मोमीटर से चेक करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर से चेक करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी हीट है. अब थर्मोमीटर का टेम्परेचर जब तक हमारी उसकी जो बॉडी है जिस भी रिस्पेक्ट में उस थर्मोमीटर को रखा है, उस बॉइलिंग वाटर के जो टेम्परेचर है जब तक उसके इक्वल नहीं आ जाता तब तक वो मरकरी एक्सपेंड करती जाएगी. ठीक है, अब उसको एक्सपेंड करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी तो क्या होगा? वो फट जाएगा. ये लिखा हुआ है देखो, अ लॉट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर बल्ब पे बहुत सारी हीट ट्रांसफर होगी. मरकरी विल राइज, मरकरी राइज तो होगी, बट देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस फॉर मरकरी टू राइज. बट उसके पास स्पेस नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए, सो वो जो थर्मामीटर होगा वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, और हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? हमें इसको ना तो सनलाइट में रखना है, सनलाइट में रखेंगे तो भी उसकी बल्ब पे बहुत ज़्यादा उसको हीट मिलेगी. अगर हम किसी फ्लेम के पास ले गए, फायर के पास ले गए तो भी उसको हीट मिलेगी, तो भी वो टूट जाएगा थर्मामीटर. तो अवॉइड कीपिंग थर्मोमीटर इन द सन और नियर फ्लेम. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि किंक, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में थर्मोमीटर है उसके अंदर किंक प्रेजेंट रहती है. अब ये किंक क्यों प्रेजेंट रहती है? किंक होती क्या है?
एक्चुअल में जब आप जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ोगे ना अभी, तो आप देखोगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉइलिंग पॉइंटर का टेम्परेचर चेक करने के लिए उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हो, और आप जैसे ही उसको बाहर निकाल रहे हो ना, जो भी आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है, जैसे ही आप उसको वाटर से बाहर निकाल रहे हो वैसे उसका जो टेम्परेचर है वो वापस नीचे गिर गया। मतलब हमें उसका टेम्परेचर नोट कब करना पड़ता है, जब हमने उसके अंदर जब हमने उसको वाटर के अंदर डाल रखा है ना, उसी टाइम उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अगर आपने उसको निकाल दिया तो उसका टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, मतलब नीचे गिर जाएगा, तो हम उसका टेम्परेचर बाहर निकालने के बाद चेक नहीं कर सकते। बल्कि जो थर्मोमीटर है, जब आप उसको अपने माउथ के अंदर लेते हो और जब माउथ से बाहर निकाल दे तो क्या वो मरकरी जो है वो वापस अपने आप नीचे चली जाती है? नहीं जाती। आपको यूँ शेक करना पड़ता है उसका टेम्परेचर नीचे लाने के लिए। तो आपको यूँ शेक करना क्यों पड़ा? और जब आपने माउथ से निकाला तो वो उसका जो उसकी जो मरकरी थी वो वापस अपने बल्ब में क्यों नहीं गई, वापस नीचे की तरफ फॉल क्यों नहीं हुई? तो वो होता है किंक के कारण, कि किंक एक जॉइंट है जो मरकरी को वहीं रखता है, जितना उसका टेम्परेचर हमने मेज़र किया है वहीं तक रखता है, मतलब वहीं तक उसका लेवल रखता है। जब तक हम उसको शेक नहीं करते वो अपने आप नीचे नहीं जा सकता। किसकी वजह से? किंक की वजह से। और हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट होती है, बट हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए जब लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर निकालते हैं तो उसका जो लेवल है मरकरी का वो कम हो जाता है निकालने पर, लेकिन जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को हमारे माउथ से निकालते हैं तो उसका लेवल नीचे नहीं गिरता। ठीक है, तो यही रीज़न लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मरकरी बैक टू बल्ब। मरकरी जो है वापस नीचे नहीं जा सके, निम्न बल्ब में वापस नहीं जा सके व्हेन थर्मोमीटर रिमूव फ्रॉम पेशेंट माउथ, जब थर्मोमीटर को पेशेंट के माउथ से रिमूव करते हैं। तो ये हमें क्या देता है? एक्यूरेट रिजल्ट देता है, एक्यूरेट टेम्परेचर देता है, जिससे हम अपनी बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे क्या मैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमारे इसमें यूज़ कर सकता हूँ बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, क्योंकि उसका तो बहुत ज़्यादा रेंज होती है। क्योंकि ठीक है, आप उसको अपने मुंह के अंदर डालो, ठीक है, जैसे ही आप बाहर निकालोगे उसका टेम्परेचर तो नीचे गिर जाएगा, तो आप देख ही नहीं पाओगे कि आपका टेम्परेचर क्या था, है ना। इसलिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनमें किंक प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? यूज़ इन लैब्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बॉइल्ड वाटर हो सकता है, टी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कुछ भी। अगर किसी का भी आपको अगर टेम्परेचर मेज़र करना है ना, तो आप इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करोगे। इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड टेम्परेचर मस्ट बी रीड while the thermometer is in contact with substance whose temperature is being read। मतलब टेम्परेचर तभी नोट करना है जब तक आपने उसको उसके अंदर रखा हुआ है, क्योंकि जब जैसे ही बाहर निकालोगे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा। तो आपको टेम्परेचर कब नोट करना है? जब तक वो उसके अंदर रखा हुआ है। मान लो ये आपका कोई ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास के अंदर बॉइल्ड वाटर है, ठीक है, इस ग्लास के अंदर बॉइल्ड वाटर है, ये आपका थर्मोमीटर है, इसके अंदर आपने थर्मोमीटर डाल दिया। अब थर्मोमीटर डालने के बाद आप क्या करोगे? इसको ऐसे निकाल के चेक नहीं करोगे, इसके अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है, यहीं से आप इसका टेम्परेचर नोट करोगे। क्योंकि आप जैसे ही निकाल दोगे तो क्या होगा? निकालने के बाद उसका टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा उसका टेम्परेचर क्या था। तो जैसे इसके अंदर रखा हुआ है ना, उसी टाइम आपको क्या करना है? टेम्परेचर को नोट करना है। बात समझ में आ गई? अब ये बोल रहा है हाउ टू रीड अ लैब थर्मोमीटर। अब ये एक्चुअल में लैब थर्मोमीटर दिखता कैसे? जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा था ना, एज इट इज़ वैसा ही होता है, बस उसके अंदर हमने इस तरह से किंक बनाई थी ना, वो किंक प्रेजेंट नहीं होती और लंबा होता है, इतना लंबा होता है, क्योंकि रेंज देखो कितनी बड़ी है, 10 से 110 110 तक है, तो इतना बड़ा होता है वो टेम्परेचर थर्मोमीटर। ठीक है, अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है? एक बीकर लेना है, उसके अंदर हॉट वाटर ले लो, या जिसका भी आपको टेम्परेचर नोट करना है वो ले लो। अब थर्मोमीटर लो,
थर्मामीटर को इसके अंदर डिप कर दो। अब उस थर्मामीटर को ना तो ऐसे करना, ना तो इस तरह से टेढ़ा करना, ना इस तरह से करना, ना बिल्कुल यूं करना, ठीक है, बिल्कुल ना ऐसे करना ना ऐसे करना, बिल्कुल सीधा रखना है, वर्टिकली स्ट्रेट रखना है बिल्कुल, ठीक है, टिल्ड नहीं करना बिल्कुल भी, होल्ड वर्टिकली नॉट टिल्ड, ठीक है। और उस थर्मामीटर का जो बल्ब है नीचे वाला, यहाँ बल्ब होता है, मान लो ये बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को जिसका भी हमें टेम्परेचर लेना है उस बल्ब को पूरी तरह से उसके अंदर डूबा हुआ ना होना चाहिए, इमर्स्ड होना चाहिए उसके अंदर। जैसे आप क्लिनिकल थर्मामीटर का जो बल्ब था उसको अपने माउथ के अंदर ले रहे थे और वो बल्ब को पूरी तरह से आपने अपने माउथ के अंदर ले रखा था, उस बल्ब को ले रखा था पूरी तरह से, क्योंकि वो जो बल्ब है उस बल्ब के अंदर ही क्या होती है, मरकरी प्रेजेंट होती है, और जब बल्ब में हीट जाएगी तभी तो मरकरी एक्सपेंड करेगी। वैसे ही इसके अंदर होता है, इसी के बल्ब में क्या प्रेजेंट होती है, मरकरी प्रेजेंट होती है। अब जैसे ही मरकरी बल्ब में हीट जाएगी तो मरकरी एक्सपेंड करेगी, इसलिए इसका जो बल्ब है वो पूरी तरह से कहाँ होना चाहिए, जिसका भी हमें टेम्परेचर नोट करना है उसके अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए, इमर्स्ड होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी। अब जैसे ही जब वो उसका जो मरकरी है वो धीरे धीरे राइस होने लग जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे राइस होने लग जाएगी। अब एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ मरकरी आगे बढ़ेगी नहीं, वहीं जाके रुक गई। अब जहाँ जाके रुक गई उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, मतलब ये उसका क्या है, टेम्परेचर है। मान लो यहाँ आपने थर्मोमीटर लगा रखा है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है, हॉट वाटर का हमें पता है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मरकरी, आप उसको मरकरी को ऑब्जर्व करो, मरकरी धीरे 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 करके राइज कर रही है और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर रुक गई। अब इससे आगे बढ़ नहीं रही, आप देख रहे हो कि इससे आगे अब बढ़ ही नहीं रही है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेट टिल मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नाउ टेक द रीडिंग, ठीक है। ये थे हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब यहाँ इसके प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं आपको, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से रीडिंग नोट करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन यही है कि इसके बल्ब को टच नहीं करना है, क्योंकि आप इसके बल्ब को टच कर लोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये नोट कर लेगा, ठीक है। और क्या क्या प्रिकॉशन है, ये वाला प्रिकॉशन हो जाएगा कि इसको वर्टिकली स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं करना, और इसके बॉटम से भी टच नहीं होना चाहिए। ये बीकर है, इसके ये जो थर्मोमीटर है ना तो इसके बीकर से टच होना चाहिए ना इसके बॉटम से टच होना चाहिए, क्योंकि जब आप बॉटम से टच कर दोगे तो वो टेम्परेचर जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो क्या करेगा, उस कंटेनर की, उस बीकर के जो बॉटम है उसका भी टेम्परेचर ले लेगा। हमें तो सिर्फ हॉट वाटर का चाहिए, कंटेनर का थोड़ी ना चाहिए, तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है, उसको बिल्कुल टच नहीं करना, किससे, बॉटम से और साइड ऑफ कंटेनर से, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, एक तो होल्ड वर्टिकली, सेकंड ये है कि बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर, वाटर में इमर्स्ड होना चाहिए एंड डज नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ कंटेनर। सेकंड ये प्रिकॉशन हो गया। थर्ड मैंने बल्ब वाला बताया, ये लिखा हुआ, डू नॉट होल्ड बाय इट्स बल्ब, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसमें तो हो गया। अब फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा, बल्ब सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर इज टू बी मेजर। जिसका टेम्परेचर मेजर करना है वो जो बल्ब है उस ऑब्जेक्ट से पूरी तरह से सराउंड होना चाहिए। मान लो हमें हॉट वाटर का करना है तो उसका बल्ब है उसके चारों ओर क्या होना चाहिए, हॉट वाटर ही होना चाहिए, ना तो वो कंटेनर से भिड़ा होना चाहिए ना उसके बॉटम से भिड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फोर्थ पॉइंट हो गया। ये थे प्रिकॉशन इसके। अब आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखना आ गया, इसके प्रिकॉशन पता चल गई। अब हम देखते हैं कि जो लेवल ऑफ मरकरी है वो नीचे गिरना क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई किंक प्रेजेंट नहीं होती। मैंने बताया था ना, अब जैसे ही आप इसको हॉट वाटर से बाहर निकालोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो नीचे गिरने लग जाएगा। नीचे क्यों गिरने लगा, क्योंकि इसके अंदर कोई किंक प्रेजेंट नहीं थी, बल्कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से जो थर्मोमीटर मरकरी है वो नीचे नहीं डिक्रीज होती, बल्कि इसके अंदर कोई किंक नहीं होता तो मरकरी नीचे गिरने लग जाती है जैसे ही हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। हमें टेम्परेचर तभी क्यों नोट करना चाहिए जब हमारा थर्मोमीटर वाटर के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई भी किंक प्रेजेंट नहीं होती,
इसीलिए जो लेवल है मरकरी का वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, बिगिन टू फॉल। सो दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को रीड करना चाहिए व्हेन द थर्मोमीटर इज इन वाटर। ठीक है, तो ये आपका रीज़न भी हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर के जो क्वेश्चन है इनको देख लेते हैं। वाई लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, इसका आंसर आप मुझे दोगे। क्यों नहीं यूज़ करते इसको बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए? क्योंकि इसके अंदर किंक प्रेजेंट नहीं होता। किंक प्रेजेंट नहीं होता तो मरकरी का लेवल गिर जाएगा। जब मरकरी का लेवल गिर जाएगा तो हम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ नहीं करते। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ, पढ़ लेना। फिर है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर क्या होते हैं? आजकल आपने देखा होगा कि सभी के घरों में डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं। अब डिजिटल थर्मोमीटर आए क्यों? ये वाले थर्मोमीटर से क्या काम नहीं चल पाया? तो ये इसलिए आए क्योंकि जो मरकरी होती है ना, मरकरी बहुत टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक यानी डेंजरस होती है। तो जो मरकरी होती है ना वो बहुत टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक होने की वजह से इसका जो डिस्पोजल है, मतलब इसको डिस्पोज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो हमारा थर्मोमीटर टूट गया तो उसमें से मरकरी बाहर आएगी। अब क्योंकि मरकरी बहुत डेंजरस होती है, टॉक्सिक होती है, अगर वो बाई चांस गलती से हमारे अंदर चली गई, इनहेल हो गई, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिजीज़ हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि हमारी डेथ भी हो जाए, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है। और इसको डिस्पोज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ गए कि मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट, थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर थर्मोमीटर ब्रेक हो जाए तो इसको डिस्पोज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम डिजिटल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट यूज़ मरकरी, इनमें मरकरी का यूज़ नहीं होता। जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है ना, उनमें मरकरी का यूज़ नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे थर्मोमीटर है ना, वो आता है एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। जो वेदर्स की रिपोर्ट आती है ना कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर ये है और मिनिमम टेम्परेचर ये है, तो ये किससे फाइंड आउट करते हैं? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के लिए। समझ में आ गई? चलिए अब हम देखते हैं हीट को। हीट मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। कोई भी सोर्स ऑफ फ्लेम जिससे हमें आग मिले या फायर मिले, वो क्या होती है? हीट होती है। ठीक है, अब हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, हमें इसे समझना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, जो हीट है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। हॉट ऑब्जेक्ट से या हॉट बॉडी एक ही बात है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ हीट। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट। अब जब तक ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक कब तक ट्रांसफर होगी? ये जब तक ट्रांसफर होती जाएगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट विल रीच सेम टेम्परेचर, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, हॉट बॉडी का भी और कोल्ड बॉडी का भी, तो जो है हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, यहाँ हीट, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। ठीक है, अब हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। अब मान लो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जब तक इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आ जाता, तब तक ये जो हीट है ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होती रहेगी। अब जब इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया, देन जो हीट है वो स्टॉप हो जाएगी ट्रांसफ़र होना। ये होता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसके लिए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक पेन ले रखा है, उस पेन को आप हीट कर रहे हो, मतलब यहाँ से गैस पे रखा हुआ है आपने एक पेन। अब वो पेन तो हो गया गर्म। ठीक है, ये जो हीट मिल रही है, यानी कि जो गैस स्टोव है, ये क्या है? हॉट बॉडी है, हॉट ऑब्जेक्ट है। और ये जो पेन है हमारा कैसा है? ठंडा है, इस टाइम पे कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हीट है ये हॉट ऑब्जेक्ट से कहाँ जा रही है? इस पेन में जा रही है। यानी कि गैस स्टोव से जो हीट निकल रही है वो किस में जा रही है? पैन में जा रही है। यानी कि ठंडा था तो इससे हमें पता चल गया हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है, और ये तब तक इसको हीट देता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता।
ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा बॉईल होने लग जाता है तो हम क्या करते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। ठीक है। अब गैस को बंद करने के बाद आप इस पैन को ऐसे ही रख देते हो ठंडा होने के लिए। अब थोड़ी देर बाद आप आओगे, देखोगे कि ये जो पैन है वो ठंडा हो चुका होता है। जो कि इतना गर्म था वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पैन था अब ये कैसी हो गई, हॉट बॉडी हो गई, क्योंकि ये गर्म है और इसके आसपास की जितनी भी एयर है वो कैसी है, ठंडी है। तो वो किसका काम करेगी, कोल्ड बॉडी का, यानी कि इसका आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, कोल्ड है। तो वो किसका काम करेगा, कोल्ड बॉडी का। और हमारा जो पैन है वो किसका काम कर रहा है, हॉट बॉडी का। ठीक है। अब हीट है वो हॉट बॉडी से कहाँ जाती है, कोल्ड बॉडी में जाती है। तो पैन से हीट निकलकर कहाँ चली गई, सारी एयर में चली गई, एयर में। ठीक है, एयर में चली गई। अब जब हमारी बॉडी की जो हीट है वो एयर में चलेगी तो हमारा पैन कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी तब तक जब तक कि एयर और इस बॉडी का, पैन का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो सारी हीट निकल के एयर में चली गई और जो हमारा जो पैन है वो कैसा हो गया, ठंडा हो गया। बात समझ में आ गई। और एग्जाम्पल देख लो, आप थर्मोमीटर कर रहे थे, थर्मोमीटर को क्या कर रहे थे, माउथ में रख रहे थे। मान लो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 98 डिग्री, 98 फ़ारेनहाइट, या फिर लिख लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपके बॉडी का टेम्परेचर है। हमने थर्मोमीटर डाला, अभी थर्मोमीटर की रेंज 38 लिख लो। अभी थर्मोमीटर किस पर है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है। जैसे ही आप माउथ में डालोगे, ठीक है, अब आपके बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री है। अब वो थर्मोमीटर जब तक राइज करता रहेगा जब तक कि वो किसके इक्वल ना आ जाए, आपके बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल नहीं आ जाए, तब तक वो राइज करता रहेगा। और जब वो राइज करना कब बंद करेगा, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर उस थर्मामीटर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। यानी आपकी बॉडी कैसी थी, एक हॉट बॉडी थी और थर्मोमीटर कैसा था, कोल्ड बॉडी था। तो आपकी जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, उस कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा रही है। ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर और उस थर्मोमीटर का टेम्परेचर सेम हुआ तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना बंद हो गई और उसने हमें क्या दे दिया, एक्यूरेट टेम्परेचर बता दिया कि इस टाइम आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना है। बात समझ में आ गई। ये क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ हीट था। ठीक है। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हम हीट को किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, हम उन मेथड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा जो पहला मेथड होता है वो है कंडक्शन, सेकंड पढ़ेंगे हम कन्वेक्शन और थर्ड पढ़ेंगे हम रेडिएशन मेथड। जो कन्वेक्शन मेथड है वो सिर्फ सॉलिड्स में होता है, जो हार्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सॉलिड बोलते हैं। तो कंडक्शन मेथड किस में होता है, सॉलिड में होता है। और कन्वेक्शन मेथड के लिए लिक्विड और गैस चाहिए, और रेडिएशन में कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ना सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना गैस चाहिए। बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं कंडक्शन के बारे में। हमारा है कंडक्शन मेथड। ठीक है। कंडक्शन मेथड क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होना क्या होता है, वो कंडक्शन होता है। ठीक है। अब ये जो हीट है कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होगी, फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। हॉट बॉडी से या हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगी, या हम ये बोल सकते हैं एक हॉटर पार्ट से दूसरे हॉटर पार्ट में ट्रांसफ़र होगी हीट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, ये ब्रिक्स है। ठीक है। अब यहाँ ये मैंने मेटल की रोड है, ये मेटल की रोड मैंने दो ब्रिक्स के बीच में लगा दी और इस मेटल की रोड को मैंने मेटल की रोड के जस्ट बिल्कुल पास में कैंडल रख दी। पास में क्यों रखी, क्योंकि मैंने यहाँ कंडक्शन की डेफिनेशन लिखी है, उसमें क्या लिखा है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे तभी ये कंडक्शन का प्रोसेस होगा, इसलिए मैंने इन दोनों को बिल्कुल पास में रखा है। ठीक है। अब जब ये मेटल रोड है बिल्कुल कैंडल के पास में है तो मेटल का ये वाला हिस्सा क्या होने लग जाएगा, हॉट होने लग जाएगा। और जब ये हॉट होगा तो धीरे, और मैंने क्या किया, ये जो मेटल की रोड है ना, यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी मोम लगा दी, वैक्स लगा दी। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे यहाँ से हॉट होने लगा तो सबसे पहले ये वाली जो मोम है ये पिघलकर नीचे गिर जाएगी।
ठीक है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ आगे तक आएगी हीट, फिर धीरे धीरे करके ये नीचे गिरने लग जाएगी, फिर इसी तरह से ये, फिर इसी तरह से ये, फिर इसी तरह से ये। तो हमने क्या देखा कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थी वो हिस्सा सिर्फ गर्म हो रहा था, वो हिस्सा सिर्फ हॉट हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम हीट देते गए तो ये जो हॉटर पार्ट से जो हीट थी वो कहाँ चलती गई, कोल्डर पार्ट। ये इसका क्या है, कोल्डर पार्ट है। तो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ हीट मूव करती रही, इसलिए तो ये जो वैक्स लगाई थी हमने, जो मोम लगाई थी, वो मेल्ट होने लग गई। मेल्ट होने का मतलब जो हमारी हीट है वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ मूव कर रही है। तो ये इसका वेरिफिकेशन है किसका, कंडक्शन मेथड का। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या सारे सब्सटेंस हीट को कंडक्ट करते हैं। जैसे मैं अगर बोल रही हूँ कि आप एक बीकर ले लो जो कि ग्लास का है, उसके अंदर वाटर फिल कर दो, वाटर फिल करने के बाद इसमें स्केल डालो, आपका जो स्केल होता है ना वो डालो, वुडन की कोई लकड़ी सी डालो और मेटल की कोई रॉड डालो, पेन डालो, पेंसिल डालो, इरेजर डालो, शार्पनर डालो, सब कुछ डाल दो और इसको क्या लगा दो, बर्नर में। इसके ऊपर गैस के स्टोव पर रख दो। आप जब इसको थोड़ी देर, जब ये वाटर बॉईल होने लग जाएगा तब आप इनको निकाल के देखो। तो इनका, जैसे आपने स्केल को देखा, आपने स्केल को निकाला, अब आप स्केल को इजीली होल्ड कर पा रहे हो क्योंकि स्केल का सिर्फ नीचे वाला पार्ट क्या हुआ है, स्केल का सिर्फ नीचे वाला पार्ट हॉट हुआ है, जो कि किससे टच था, बीकर से टच था, वाटर से टच था। और जो ऊपर वाला पार्ट था जो कि टच नहीं था किसी से भी, वो कोल्ड ही रहा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी हीट थी वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर नहीं हुई। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये हीट का कंडक्शन नहीं कर रहा। वैसे मैंने इसके अंदर एक मेटल की रोड डाली थी, तो जो मेटल की रोड होगी वो क्या होगी, नीचे से तो हॉट हो ही रही है, साथ में ऊपर से भी हॉट होने लग जाएगी। इसका मतलब जो मेटल है वो क्या करती है, हीट का कंडक्शन करती है। यानी यहाँ हीट जो है वो हॉटर पार्ट से कहाँ मूव कर गई, कोल्डर पार्ट में मूव कर गई, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ गई बात। तो सारे सब्सटेंस जो है वो हीट का कंडक्शन नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस ही है जो हीट का क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। और जो हीट का कंडक्शन करते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, और जो हीट का कंडक्शन नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, मतलब जो अपने अंदर से हीट को पास करने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब जैसे मेटल की रोड ली थी, ये हीट जो थी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही थी, हॉट बॉडी से हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जा रही थी, यानी हीट का फ्लो हो रहा था। हीट, वो जो सब्सटेंस था वो हीट को अपने अंदर आने के लिए परमिशन दे रहा था। इसका मतलब वो जो मेटल हो गई वो कैसी हो गई, कंडक्टर्स हो गई। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, मतलब जो अपने अंदर हीट को फ्लो होने दे उसको क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये सब क्या है, हमारे मेटल है। फिर आता है इंसुलेटर, डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, मतलब जो हीट का फ्लो नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, पुअर, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के, वो हीट को फ्लो नहीं करते, ऐसे को हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो क्या स्केल आपका, यहाँ स्केल जो है आपका क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा, और ये जो मेटल है ये आपकी क्या हो जाएगी, कंडक्टर हो जाएगी। ठीक है, कंडक्टर हो जाएगी, क्योंकि इसमें हीट फ्लो हो रही थी और इसमें हीट फ्लो नहीं हुई क्योंकि ऊपर का पार्ट ठंडा रहा, इसलिए ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। एग्जाम्पल है इसके वुड, प्लास्टिक, एयर, वाटर, रबड़। ठीक है, ये सब क्या है आपके इंसुलेटर के एग्जाम्पल। और आपने देखा होगा कि जो पेन होता है उसके हैंडल होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। प्लास्टिक की कवरिंग क्यों लगा दी, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो हीट का क्या होता है, इंसुलेटर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसमें हीट फ्लो नहीं कर पाती। यहाँ इस बॉडी से, अब मान लो ये पूरा का पूरा पेन किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, तो हीट यहाँ से इसके इस वाले पार्ट में ट्रांसफर होगी। अब क्योंकि बाहर किसका कवर लगा हुआ है, प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, और प्लास्टिक का कवर कैसा होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हीट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसमें फ्लो नहीं हो पाएगी। इसलिए हम इजीली प्लास्टिक के हैंडल को पकड़ सकते हैं, बल्कि हम मेटल के हैंडल को पकड़ नहीं सकते, इसलिए प्लास्टिक के हैंडल लगाए जाते हैं किसमें, पेन्स में। ठीक है, ये हो गया आपका कंडक्शन मेथड। अब आप बोल रहे हो, मैं यहाँ बोल रही हूँ कि जो वाटर है और एयर है वो होते हैं हीट के इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब हीट को फ्लो नहीं करते।
तो आप बोलोगे कि जब आपने बीकर में पानी डाला तो वो पानी बॉईल कैसे होने लग गया। आप तो यहाँ बोल रहे हो कि जो वाटर है वो हीट का क्या है, इंसुलेटर है, हीट का कंडक्शन नहीं करता, हीट को फ्लो नहीं करता, तो ये वाटर बॉईल कैसे हो गया। हम तो हीट इसको दे रहे थे, हीट यहाँ दे रहे, तो ये वाटर बॉईल कैसे होने लग गया। तो इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट मेथड में, जो कि आपका है कन्वेक्शन मेथड, उसमें आपको इस चीज़ का आंसर मिलेगा। तो हम ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपका यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।